नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 की। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ाई में यही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो की टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या हैं? तो विष की उत्पत्ति, योनि, भेद व प्रभाव, विष के वेग, विष के गुण, विष के 24 उपक्रम, विष की वेगानुसार चिकित्सा, विषदाता की पहचान और विष की परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं, सर्प का वर्णन, 3 प्रकार के सर्प चरक ने बताया, उन सब का वर्णन, कीट, लूता, गिरगिट, मूषक, बिच्छू आदि के दंश के लक्षण, ठीक है, आदि के दंशजन्य लक्षण और उनकी चिकित्सा, विष में पथ्य एवं वर्ज्य यानी पथ्य और पथ्य, गर्विष का वर्णन, दूषी विष का वर्णन स्टार्टिंग में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो गर्विष और दूषी विष का वर्णन, इसके अलावा शंका विष का वर्णन भी अपन इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक करने हैं। देखते हैं अपन कितने पार्ट में इसको कवर करते हैं। 3 से 4 पार्ट तो शायद लगेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पढ़ाने लायक है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इससे आपके टॉक्सिकोलॉजी में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जंगम विष और जंगम विष से रिलेटेड, खासकर सर्प विष, सर्प का एक बड़ा क्वेश्चन आता है यूजी में टॉक्सिकोलॉजी से, यानी अगत तंत्र सब्जेक्ट से, वो भी आपके इसी साल है 3rd ईयर में। तो वो उसके लिए हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो अपन एक्स्ट्रा चीज़ें जो देख लेते हैं वो ये है, विष का वर्णन चरक ने कहाँ किया है? चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में सुश्रुत ने पूरा कल्पित स्थान विष को समर्पित किया है, ठीक है। और जो अष्टांग संग्रह है वहाँ पे उत्तर तंत्र का 40 से लेके 48वां चैप्टर, ठीक है, 40 से 48 चैप्टर के अंदर विष विज्ञान या विष चिकित्सा का वर्णन है। ऐसी अष्टांग हृदय में भी उत्तर तंत्र में या उत्तर स्थान में ही वर्णन है, लेकिन 35 से 38वें चैप्टर में। तो ये चीज़ आप याद रखना, पीजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विष के गुणों की बात करते हैं तो भाव प्रकाश ने माने 7, शारंगधर ने 8, चरक सुश्रुत ने 10, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है, चरक ने 9 प्लस अनिर्दिष्ट या अव्यक्त रस माना है और सुश्रुत ने 9 प्लस अपाकी, ठीक है, अपाकी माना है। अष्टांग संग्रह जो है वो चरक के अनुसार मानती है 10, ठीक है, जो चरक ने माने वही 10। और अष्टांग हृदय थोड़े स्मार्ट थे, उन्होंने चरक सुश्रुत का मिक्स करके 11 निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको विष के गुणों की संख्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिहाज से पूछ लिया जाता है। शुरू करते हैं अपन। अथा तो विष चिकित्सितम व्याख्यास्यामि, कि अब विष चिकित्सा की जो है व्याख्या की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले विष की प्रथम उत्पत्ति, ठीक है। तो जब आचार्य चरक के अनुसार क्या हुआ, विष की उत्पत्ति कब हुई कि देवता और राक्षस के मध्य अमृत प्राप्ति के लिए क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन के दौरान जो है विष की उत्पत्ति हुई। अब ये विष कैसा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, यूं क्यों पूछ लेते हैं लाइन। दीप्तते जाश चतुर्दृष्टो हरिकेशो अनलेक्षण, यानी उसके क्या था? अत्यंत तेजवान था वो उस पुरुष का तेज अत्यंत चमक रहा था। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, ये देखो चतुर्दंष्ट्रा, ठीक है। फिर केश हरित वर्ण का था, कपि हरि केशो मतलब बंदर के समान जो उसके बाल थे, ठीक है। नेत्र अग्नि के समान प्रकाशमान, अनलेक्षण है, यानी जो नेत्र थे वो अग्नि के समान प्रकाशमान थे, ऐसा विष का स्वरूप आचार्य चरक ने बताया। तो उत्पत्ति कहाँ बताई? समुद्र मंथन से, और स्वरूप इस तरह का जो है बता दिया, ठीक है। इसको कंफ्यूज कहाँ करते हैं पीजी एग्जाम में? तो वो इसको यहाँ पे दे देते हैं कि ये किसका स्वरूप है, ऑप्शन में विष का स्वरूप, ठीक है, या फिर ज्वर का जो स्वरूप है, ज्वर में भी तो क्रोध रूपी बालक पैदा हुआ था, तो उसका स्वरूप के रूप में पूछ लें।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूछा जा सकता है, या फिर राजयक्षमा का स्वरूप पूछ करके लिख दें, ठीक है, राजयक्षमा का स्वरूप है भाई ये। तो ऐसे करके जो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद विष की योनि 2 होती है, जंगम और स्थावर। विष के वेग 8 होते हैं, विष के गुण 10 होते हैं और 24 प्रकार की इसकी चिकित्सा होती है। तो द्विविधम पावकोपमम अष्टवेगम 10 गुणम चतुर्विंशति उपक्रमम, ये आपको यूं क्यों याद रखना है। फिर आता है विष संकट। विष संकट किसने दिया था? विष संकट दिया था आचार्य वाग्भट ने। अब विष संकट क्या होता है? विष संकट में होता है शतस्य को अत्र जीवित है, कि विष संकट ये होता है कि जब विष अच्छे से शरीर में फैल जाता है तो 100 में से कोई एक ही है जो जीवित बच सकता है, ठीक है। इसी को अपन विष संकट बोलते हैं। मतलब जब सारी कंडीशन विष के लिए फेवरेबल होती है तो उसे विष संकट बोलते हैं। जैसे कि विष कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, ठीक है, एकदम पित्त जो टाइम होता है, पित्त का टाइम होता है, वही विष के टाइम प्रबल होता है। तो शरद ऋतु हो गई जैसे, या फिर एकदम शीतल समय हो रखा है, ठंड हो रखी है, तो ऐसे समय में विष का प्रभाव क्या है? और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ा हुआ हो जाता है। तो उसी को अपन ने यहाँ पे विष संकट बोला, जब सारी कंडीशन जो है विष के लिए फेवरेबल हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, चरक ने विष का नाम बोला है विषगर वैरोधिक प्रशमनम, ठीक है, जबकि सुश्रुत ने अगतंत्र और वाग्भट ने इसे दंष्ट्रा चिकित्सा कहा है, ठीक है। इसके अलावा एक कुटिल्य अर्थशास्त्र होता है, उसमें इसको जांगुली कहा गया है विष विज्ञान को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं विष पर ऋतुओं का प्रभाव। तो विष पर ऋतुओं के प्रभाव से आप ये समझ सकते हैं विष कब से सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, किस ऋतु में, और किस ऋतु में सबसे ज़्यादा मंद होता है। तो शरद ऋतु में आपने पढ़ा होगा अगस्त्य तारोदय होता है, जो क्या करता है? निर्विषीकरण करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ऐसे ही अपन ने अंशोदक वगैरह पढ़ा है, तो वो भी कब करते हैं? शरद में। तप्तम तप्तांशु किरणै शीतम शीतांशु रश्मिभिः समन्तादप्य अहोरात्रम अगस्त्य तारोदय निर्विषम, ठीक है। तो अगस्त्य तारे से जो है निर्विष किया जाता है उसको, तो वो यहाँ पे शरद ऋतु में होता है। तो इसलिए शरद ऋतु में विष का वीर्य क्या होता है? मंद होता है, ठीक है। ऐसे ही वर्षा ऋतु में क्या होता है? अम्लीयता होती है वातावरण में, ठीक है, और बल शरीर का सबसे ज़्यादा न्यून होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वीर्य होता है विष का, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ये यहाँ पे विष के ऋतुओं के प्रभाव में यही चीज़ लिख रखी है बस, कि शरद में अगस्त्य तारा उदय होता है, इसलिए विष शरद ऋतु में विष का वीर्य मंद होता है, वर्षा ऋतु में विष का प्रभाव शरीर पर अधिक रूप से पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जांगम विष बता दिए भाई, कि सर्प, कीट, 21 प्रकार का जो भी है, लूता, बिच्छू, ग्रो मतलब छिपकली, जोंक, मछली, मेंढक, कणभ यानी टिड्डी, कृकंटक, गिरगिट, सिंह, बाघ, गोमायु, तरक्षु, नेवला, ये जो है दाढ़ वाले जितने भी प्राणी हैं उनको जांगम विष कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सुश्रुत ने जांगम विष के 16 अधिष्ठान माने हैं दृष्टि से लेके, ये आप सब को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट भी है, तो ये आपको याद करना, और पीजी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं सुश्रुत के कितने अधिष्ठान हैं, या फिर ये लाइन यूँ क्यों लिख के पूछ लेते हैं, ये किसके लिए आया गया है, ठीक है। जांगम विष, स्थावर विष जो भी है पूछ लेते हैं। स्थावर विष में क्या है? 21 प्रकार के स्थावर विष हैं, तो यही प्रकार हैं इसके, यही इसके अधिष्ठान है, ठीक है, यही सब कुछ है इसमें, है ना। तो मुस्तक, पोषकर, क्रौंच, वत्सनाभ जो भी है सारे आपको नाम याद रखने हैं इनके, ठीक है। तो मुस्तक आदि 21 को स्थावर विष मानना है यहाँ पे। फिर जो है सुश्रुत हैं, उन्होंने तो काफ़ी सारे विष माने, ठीक है, स्थावर में। सुश्रुत ने अधिष्ठान माने स्थावर विष के 10। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमः स्मृत है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो शुरू के 6 हैं, मूलम पत्रम फलम पुष्प त्वक क्षीर, ये शिरोविरेचन के भी, शिरोविरेचन द्रव्यों के भी अधिष्ठान है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना श्लोक ऐसे कैसे। फिर जो है उन्होंने 55 भेद माने हैं स्थावर विष के आचार्य सुश्रुत ने। क्या क्या से?
तो उन्होंने मूल के बताए 8 वेद, ठीक है, 5 पत्र विष, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, 12 फल विष, 5 पुष्प विष, सप्त त्वक्सार निर्यास विषाणी, त्रीणि शीर विषाणी, ठीक है। फेनाश्म भस्म हरताल द्वे द्वे धातु विष। कौन कौन से, फेनाश्म और हरताल, ये 2 धातु विष। ऐसी 13 कंद विष, 13 जो हैं वो कंद विष माने, ठीक है। इस प्रकार से 55 जो है स्थावर विष माने हैं, और इनमें सर्वाधिक उष्ण और वीर्यवान विष कौन सा माना है, कंद विष। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले जो विष कन्या का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, विस्तार में वर्णन अष्टांग संग्रह में। विष के वेग सुश्रुत ने 7 माने, चरक ने 8 माने। विष के भेद चरक सुश्रुत ने 2 माने, स्थावर और जांगम। वाग्भट ने कृत्रिम को और ऐड करते हुए 3 भेद माने। ये चीज़ पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान के यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं उनमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्थावर विष के जो है यहाँ पे वत्सनाभ का वर्णन दे रखा है। स्थावर विष में एक वत्सनाभ है, उसका वर्णन दे रखा है। सिंधु वार दलह पार्श्वे तरुण वृद्धि विवर्जित है, यानी निर्गुंडी के जैसे इसके पत्ते होते हैं, ठीक है। नील पुष्प कंद विशो क्षुपो हस्त द्वयोच्छ्रित है, 2 हाथ ऊपर, 2 हाथ लंबा ऊंचा होता है इसका पेड़। और इसके अलावा नील पुष्प, नीले रंग के पुष्प होते हैं। कंद विष होता है इसमें, इसका विष कंद में होता है। और फिर ये कहाँ पाया जाता है, गढ़पाले काश्मीर नेपाल आदौ च जाए थे, कि गढ़पाल कश्मीर और नेपाल जैसे इलाकों में पाया जाता है। अब इसके मूल को कब निकालना चाहिए, कब प्रयोग हेतु उखाड़ना चाहिए, उसके बारे में बता रखा है। उत्पाट्य शीत समय बसंते व समाहरित, यानी हेमंत शिशिर वसंत में जो है इसका मतलब इसकी जड़ को उखाड़ के काम में लेना चाहिए। अब आते हैं गर्विश। गर्विश क्या है, गर संयोगजम चान्यद गर संज्ञम गद प्रदम कालांतर विपाकत्वाद तदाशु हरत्यसून। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पीजी के लिहाज से, यूं क्यों उठा के पूछ ली जाती है कि किस विष के लिए कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ना स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त संयोग से उत्पन्न होने वाला विष जो होता है उसको गर्विष कहते हैं। यह रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसका पाचन शरीर में कुछ काल बाद यानी कालांतर बाद होता है, इसलिए ये शीघ्र प्राणों को नष्ट नहीं करता। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं अपन जांगम विष के और सामान्य प्रभाव और स्थावर विष के सामान्य प्रभाव, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज़ पढ़ लेते हैं, विषों की गति। इसका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे अपन समझेंगे क्यों। तो विष की गति, यहाँ पे आपको हिंदी जो है इसको फुली इग्नोर करना है। ये हिंदी एक्चुअली गलत है। ये हिंदी किसके हिसाब से है, जो अपने गंगाधर सेन है, जो इन्होंने टीका लिखी है चरक संहिता पे, उनके अकॉर्डिंग है ये हिंदी, ठीक है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो जंगमम शाद अधोभागम, मतलब जो जंगम है उनकी गति कहाँ होती है, अधोभाग में होती है, नीची होती है गति। ऊर्ध्वभागम तो मूलजम, कि जो मूलज या स्थावर विष हैं उनकी गति कहाँ होती है, ऊर्ध्व होती है, ठीक है। तस्मात् द्रंष्ट्रा विषम मूलम हंति मूलम च द्रंष्ट्राम। ये यूं क्यों पूछ लिया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए है। तो गति आपको समझ में आ गई। जांगम विष की गति क्या होती है, ऊर्ध्व भाग में, नहीं, जांगम विष की गति कहाँ होती है, अधोभाग में, ठीक है। और स्थावर विष की गति कहाँ होती है, ऊर्ध्व भाग में। जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो, जांगम विष शरीर में संपर्क होने पर गति ऊर्ध्व भाग में और मूल विष की गति अधोभाग में होती है। ये गलत है, ये चीज़ आपको याद बिल्कुल नहीं रखनी। जंगम विष के संसर्ग हो जाने पर मूल विष का प्रयोग और मूल विष का सेवन करने पर जंगम विष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विष विष को काटता है। अपन ने कैसे पढ़ा है, तो यहाँ पे इनकी दोनों की गति ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की चिकित्सा की तरह काम करते हैं। परस्पर विरुद्ध गति होने से एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रखा है, आपको भी करना है, ठीक है। गति और आपको इसका प्रयोग का पता लग गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता लग गया, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये किसके अनुसार है, गंगाधर आचार्य गंगाधर सेन के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभाव की। जंगम विष और स्थावर विष, पहले स्थावर विष की बात कर लेते हैं। स्थावर विष क्या करते हैं, अपन पीते हैं, कोई कुचला पी गया या फिर कोई वत्सनाभ को सेवन कर गया, ठीक है। तो स्थावर विष के प्रभाव कैसे होंगे, जीआई ट्रैक्ट के संबंधी इफेक्ट।
तो ऊर्ध्वांग या अपर जीआई संबंधी इसमें लक्षण दिखाई देंगे। तो स्थावर विष का सेवन करने से मनुष्य सामान्य ज्वर, हिक्की मतलब हिचका और है ना, और दंतहर्ष, गलग्रह, फेन का वमन, ठीक है, अरुचि, श्वास, मूर्छा। मूर्छा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जंगम स्थावर विष के सामान्य प्रभाव है। समझ में आया आपको। अपर जीआई ट्रैक्ट के ज़्यादातर देखो हिचकी हुई, ठीक है, गलग्रह हुआ, दंत हर्ष हुआ, ठीक है, फेन का वमन हुआ, अरुचि हुई, ज्वर हुआ, श्वास हुआ, फिर एक मूर्छा आ गया। ज़्यादातर इसमें ऊर्ध्वांग और अपर जीआई या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित इसमें इफेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अब आता है जंगम विष के। जंगम विष क्या होता है? आपने क्या सांप पैर वैर में काटा, जैसे ये पैर है, ये कोई सांप है, तो ये इसका दंश है यहाँ लगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्लड में होता हुआ ऊपर जाएगा। तो ब्लड में होता हुआ ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसके मतलब इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ब्लड में ऊपर होता हुआ जाएगा, फिर उसके क्या है अधो शरीर में या सर्वांग शरीर में लक्षण उत्पन्न होंगे। इसमें एक अतिसार इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। बाकी क्या है, निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह, पाक, रोमांच, शोथ, अतिसार, ये जो है इसके लक्षण होंगे। अब इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, जांगम विष की ट्रिक है, हे जांगम नित कदा पालो, शोफ अतिसार जरूर होगा। तो नित मतलब नी से निद्रा, त से तंद्रा, कैसे क्या हो गया, कलम, द से दाह, पा से पाक, लो से लोम हर्ष या रोमांच, ठीक है, शौफ शोथ हो गया, और अतिसार। ये सारे लक्षण आपको कवर हो गए इस ट्रिक में। अब स्थावर विष बोलो, स्थावर विष खाके बोलो जय हिंद, गले से फेन वमन मिली तो क्या, मतलब अब ज़्यादा जोर से आप जय हिंद बोलोगे तो क्या होगा, गला खराब होगा, गला खराब होगा तो उससे फेन वमन होगा, ठीक है। तो भले ही फेन वमन हो जाए लेकिन जय हिंद बोलने में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिक याद करने का तरीका है। तो स्थावर विष है, उसका क्या है, खा लिया अपन ने, तो क्या इफेक्ट हुए, जय हिंद, जैसे क्या होगा, ज्वर, ही से हिक्का, और द से दंत हर्ष, तो जय हिंद 3 कवर हो गए। गला, गलग्रह, फेन वमन, कफ का वमन, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पे लक्षण हो गए, ठीक है। इसमें एक मूर्छा अलग है, वो आप याद कर लेना, ठीक है। श्वास मूर्छा, अरुचि, श्वास मूर्छा, फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें याद हुई आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम अब। विष की उत्पत्ति अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो विष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से, अमृत से पहले हुई, ये आचार्य चरक बताते हैं। सुश्रुत ने ब्रह्मा के क्रोध से विष की उत्पत्ति बताई है। और जब शिव ने विषपान किया था तो उस समय विष की कुछ बूंदें गिर गई थी। उन बूंदों से जो स्थावर जीवों ने जो ग्रहण की, यानी पेड़ पौधों ने जो ग्रहण की, तो उससे स्थावर विष उत्पन्न हुआ। और जिन जानवरों ने उसको ग्रहण कर लिया उन गिरी हुई बूंदों को, तो उससे जांगम विष का उत्पन्न हुआ या जांगन विष की उत्पत्ति हुई। समझ में आ गई आपको बात, ये भगवत गीता में लिखा है। अब अपन बात करते हैं विष के वेगों की, ठीक है। विष के वेगों में क्या है, सबसे पहले प्रथम वेग, ठीक है। तो टोटल से रखने कितने मानते हैं, 8 वेग। तो यहाँ पे तृण मोह दाह, तृण मोह दंत हर्ष प्रसेक वमथु क्लमा भवंत्याद्य, यानी जो प्रथम वेग है उसमें क्या है, भवंत्याद्य वेगे रस प्रदोषा अस्रक प्रदोषा द्वितीय तु, यानी प्रथम वेग जो है उसमें सबसे पहली बात तो क्या है, रस का प्रकोप होता है, ठीक है, रस दूषित होता है। फिर लक्षण क्या दिखते हैं, तृण, तृष्णा, मोह, दंत हर्ष, प्रशेक, वमथु, ठीक है, और क्लम, ये जो है यहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं। वमथु मतलब मुख से लार का गिरना, ठीक है, वमथु मतलब मुख से लार का गिरना। पहला आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ये पहला है। दूसरा अस्रक प्रदोषात द्वितीय तु, कि जो द्वितीय वेग है उसमें अस्रक यानी रक्त की दृष्टि हुई है। अब रक्त की दृष्टि से क्या लक्षण यहाँ दिखाई देंगे, वैवर्ण्यम ब्रह्म वेपथु, ठीक है, मूर्छा, जृंभा, चिमचिम, तमका, ठीक है। यहाँ पे चिमचिम तमक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। वेपथु मतलब शरीर का कांपना, तो यहाँ पे वैवर्ण्य विवर्णता आ जाना, भ्रम आ जाना, वेपथु शरीर का कांपना, मूर्छा, जृंभा, चिमचिम चिमचिमाहट होना शरीर में, और तमक तमक श्वास, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। दुष्ट पिशिता तृतीय मंडल कुंड कंडू शवेथु कोठा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे पिशिता मतलब मांस की यहाँ पे दुष्टि हुई है, ठीक है। पिशित होता है मांस का पर्याय,
तो दुष्ट पिशिता तृतीय, यानी यहाँ पे मांस की दुष्टि हुई है। मंडल कंडू शोथ कोट, ये यहाँ पे लक्षण मिलते हैं। अब वातादि जायस चतुर्थे, अब यहाँ पे वात आदि का प्रकोप होता है चतुर्थ वेग में, जिससे दाह, छर्दी, शूल, मूर्छा, ये सब जो लक्षण है यहाँ पे दिखाई देते हैं। मूर्छा जो है वो द्वितीय वेग में भी मिला था, मूर्छा जो है चतुर्थ वेग में भी मिलेगा। ठीक है। नीलादि नाम तमसश्च दर्शनम पंचम वेगे, नील मतलब सब कुछ जो है वो नीला नीला दिखाई देता है उसको, और तमस च अति दर्शनम, यानी आंखों के आगे अंधेरा आना। तो नीला दिखाई देना और आंखों के आगे अंधेरा आना पंचम वेग का लक्षण है। षष्ठे हिक्का भंग स्कंदस्तु सप्तमे, कि छठे वेग में हिक्का और सातवें वेग में भंग स्कंद, ये जो हैं आपने सातों वेग के जो लक्षण बता रखे हैं। सातों अष्टम वेग जो है वहाँ मृत्यु होती है। समझ में आ गई आपको ये सारी बात? बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने ये पढ़ लिया। पहले में रसतुष्ट हुआ, दूसरे में रक्त, तीसरे में मांस, चौथे में त्रिदोष, पांचवें में तम दर्शन, पांचवें में नीलतम दर्शन, छठे में हिक्का, सातवें में भंगिस्कंद, आठवें में मृत्यु। ये सब आपको समझ में आ गया। अब सुश्रुत ने 7 वेग माने, उन्होंने क्या स्थावर और जंगम के अलग अलग माने, और चरक के जो 8 वेग है उसकी तुलना सुश्रुत के स्थावर के 7 वेगों से की जाती है। ठीक है। तो 7 वेग में जो प्रथम वेग था वहाँ पे क्या है, शाव जिह्वा भवत्य स्तब्धा मूर्छा श्वासश्च जायते, मतलब जिह्वा श्याव वर्ण की हो जाती है, मूर्छा श्वास आदि इसमें दिखाई देते हैं। द्वितीय वेपथु सादो दाह कंठ रुजस्तता, तो जब ग्रहण करते हैं, अब सुश्रुत का समझना बहुत आसान है। आपने क्या है, विष पिया, तो विष पान करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख में, तो मुख से रिलेटेड सिम्टम आपको दिखाई दिए, शाव जिह्वा। ठीक है। फिर अपन आगे चले, आगे क्या हुआ, कंठ में गया, तो कंठ रुजा द्वितीय वेग में। ठीक है। इसके अलावा दाह बेपथु ये आप याद कर लीजिएगा। विषम आमाशयम प्राप्तम कुरुते हृदय व्यथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। तो इसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि जो अपना द्वितीय वेग है उसी का लक्षण है ये भी। द्वितीय वेग में क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है, कंठ से लेके और अपने जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जो अपने आमाशय का ऊपर वाला भाग होता है जो ठीक है, उसको वहाँ तक, तो वहाँ पे क्या पास में हृदय होता है, तो हृदय में वेदना होती है। तो विषम आमाशयम प्राप्तम, यहाँ पे क्या है, आमाशय को प्राप्त करता है विष। ठीक है। मतलब आमाशय विष को प्राप्त करता है। तो विषम आमाशयम प्राप्तम कुरुते हृदय वेदनाम। तृतीय में आमाशय शूल, चतुर्थ में अब क्या होता है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पक्वा आमाशय तोदो हिक्का कास आंत्रकुंजनम, तो यहाँ पे पक्वाशय और आमाशय दोनों में तोद होता है, दोनों में वेदना होती है और हिक्का होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या पूछते हैं कंफ्यूजिंग, षष्ठे हिक्का किसने बोला, चरक ने, और पक्वाशय तो पक्व आमाशय स्तोदो हिक्का, ये कहाँ आया है, ये चतुर्थ वेग में आया है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर पर्व भेदश्च सर्वदोष प्रकोपश्च, ये जो है पंचम वेग में आया है। ठीक है। प्रज्ञा प्रणाशश्च षष्टम वेग, तो यहाँ पे प्रज्ञा प्रणाश, ये जो प्रज्ञा का है वो नाश हो जाना। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद है स्कंद पृष्ठ कटिभृंग और सन्निरोधश्च, सन्निरोध मतलब सब कुछ अवरोध हो जाना, मृत्यु, सन्निरोध मतलब मृत्यु हो जाना, स्कंद पृष्ठ और कटी में भंग हो जाना। ये 7 जो है सुश्रुत के वेग के हैं। ठीक है। पशुओं में 4 वेग होते हैं, चतुष्पदाम चतुर्विधम, पक्षिणाम त्रिविधम, पक्षियों में 3 वेग होते हैं। ठीक है। स्थावर विष का अधिष्ठान चरक ने 10 और सुश्रुत ने 55 माने थे, अपन ने बात करी ली। ठीक है। चरकानुसार स्थावर विष के भेद, संख्या, प्रकार, अधिष्ठान सब 21 होता है, ये भी आपने बात कर ली। अब यहाँ पे जो है पशुओं के वेग का वर्णन, तो इसमें आपको केवल ये यूं क्रम याद रखना, भ्रम कंप शून्य श्वास, बस। पहले में अवसाद भ्रम, दूसरे में कंप, तीसरे में शून्यता, और चौथे में क्या है, श्वास का बढ़ जाना, और फिर पशु की मृत्यु हो जाना। ये जो है आपके पशुओं के वेग का वर्णन है। फिर ध्यायति विहग प्रथमे वेगे, प्रभ्राम्यति द्वितीय तु, स्रस्रांगता तृतीय वेगे। तो ये 3 वेग जो हैं ये पक्षियों में पाए जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है DBS,
DBS, डी मतलब ध्यायति, बी मतलब विभ्रम या भ्राम्यति, और एस मतलब सस्रांगता। ठीक है, DBS बर्ड्स, DBS BDS, ये याद कर लेना तुम। ठीक है, तो ये पक्षियों में त्रिविध वेग जो है उनका बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं जो विष के 10 गुणों की। श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना। लघु रूक्षम आशु विशदम व्यवाई तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म उष्णम अनिर्दिश्य रसम 10 गुण मुक्तम विषगेयम। अव्यक्त रस की जगह अम्ल सुश्रुत ने माना है। ठीक है, इस प्रकार जो है सुश्रुत ने बात की है। ठीक है, इसके अलावा जो उन 10 गुणों के प्रभाव हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्रभाव है? रूक्ष होता है तो वायु को प्रकोपित करेगा, अशैत्य उष्ण होने से पित्त को प्रकोपित करेगा, सूक्ष्म होने से जो है रक्त को प्रकोपित करेगा, अव्यक्त होने से कफ को प्रकोपित करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो वात, पित्त, कफ और रक्त, 4 तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। वात किससे? रूक्ष से। पित्त किससे? उष्ण या अशैत्य से। कफ किससे? अव्यक्त रस या अनिर्दिष्ट रस। ठीक है, और रक्त किससे? रक्त होता है सूक्ष्म दोष, सूक्ष्म गुण से दूषित। ठीक है, 4 तो आपको समझ में आ गए। फिर आगे 5वां क्या है? शीघ्र और व्यवायी गुण से युक्त होने पर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। शीघ्र, आशु और व्यवायी गुण, ये 2 गुणों के कारण क्या होता है? जो संपूर्ण शरीर में तुरंत फैलने वाला होता है। ठीक है, तीक्ष्ण होने से मर्म स्थान को नष्ट करता है। मर्मच्छेद जो है तीक्ष्ण गुण के कारण होता है। फिर विकासी, विकास दुबे के प्राणों का नाश पुलिस ने किया, तो ऐसे करके ट्रिक याद कर सकते हो। तो विकासी का क्या होगा? प्राणग्न, प्राण का नाश करने वाला। लघु, लघु होता है अत्यंत कठिन होता है चिकित्सा में, दुर्चिकित्स्य। ठीक है, इसके लिए वर्ड आता है दुरुपक्रम। ठीक है, दुरुपक्रम क्या होता है? लघु गुण। फिर उसके लघु गुण होने के कारण दुरुपक्रम होता है। विशद होने के कारण क्या होती है कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, ये सब जो है विष के गुणों के प्रभाव हैं। ठीक है, सुश्रुत ने भी 10 गुण बता रखे हैं, उसका यहाँ पे बता रखा है वर्णन, ये आप जो है देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, अव्यक्त रस ने मानकर उन्होंने अपाकी माना है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अपन आगे जाते हैं। विषनाशक में श्रेष्ठ द्रव्य चरक ने बताया शिरीष, और वाग्भट ने बताया हेम यानी स्वर्ण, सोना। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। वाग्भट ने 11 गुण माने, अपन ने बात करी ली, वो जो चरक सुश्रुत के मिक्स करके उन्होंने बता दिए। ठीक है, वात प्रकृति के अनुसार दोष प्रकोप, तो वात के अनुसार स्थान में जब दोष प्रकोप होगा तो उसके अकॉर्डिंग लक्षण दिखाई देंगे, जैसे पिपासा, मोह, मूर्छा, अर्थी, गल, ग्रह, वमन आदि दिखाई देंगे। पित्त प्रकृति के अनुसार दोष प्रकोप के भी आप लक्षण देख सकते हैं, पिपासा, ज्वर, वमन, क्लम, दाह, नेत्रों के सामने अंधेरा, अतिसार वगैरह। दूषी विष लक्षण इंपॉर्टेंट है। दूषी विष किसको करता है? रक्त शोणित दुष्ट्य, ये चीज़ याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किटिव रोग करता है, कोट उत्पन्न करता है, और प्राणों को नष्ट करने वाला होता है, वातादि दोषों को एक एक कुपित करके। ठीक है, यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने दिवा स्वप्न को भी एक प्रकार का दूषी विष बताया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आता है विष के बारे में। विष की योनि क्या होती है? जल होती है। स्वरूप क्या होती है? पावकोपमम, अग्नि समान होता है। विषवर्धक रस कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लवण रस पीजी में पूछा जा सकता है। फिर आता है विष सेवन से मृत्यु, कि विष के तेज से रक्त क्षरति विष तेज शास्त्र का तत् खानी निरुद्य मारयति जंतुम, यानी कि जब अपन विष सेवन करते हैं तो विष के तेज से रक्त क्या होता है? रिसने लगता है। ठीक है, यह रस क्या होता है? फिर खानी निरुद्ध, स्रोतों में रोध उत्पन्न करता है। स्रोत अवरुद्ध होंगे तो क्या होगा? मारयति जंतुम, रोग की प्राणियों को जो है मार देता है। ठीक है, मर जाने पर पिया हुआ विष जो है वो हृदय में स्थित हो जाता है, कि पीतम मृतस्य हृदय तिष्ठति, कि जो है ना हृदय देखते हैं ना मरे हुए व्यक्ति का, जो विष पीत से मरा है उसके हृदय में विष मिलता है। ठीक है, दष्ट और विष दंश, मतलब जो है जैसे अपने को किसी सांप ने काटा है तो वो उसका दंश का, उसका विष कहाँ मिलेगा ज़्यादा? वो दंश स्थान में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर उसके बाद क्या है? विष से निश्चित मृत्यु होना, ये सब बता रखा है कि भाई इसमें क्या है कि यदि
ओठ ओष्ठ नीले हो जाएं, ठीक है, दांतों में शिथिलता आ जाए, बाल शरीर टूटने लग जाए, ये सब होने लग जाए, तो इन लक्षणों को देख के समझना चाहिए कि भाई अब इसकी मृत्यु होने वाली है, अब ये मृत्यु आक्रांत है। अब चिकित्सा के 24 उपक्रम अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन चिकित्सा के 24 उपक्रम के बारे में बात करेंगे। बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जो है चिकित्सा के 24 उपक्रम, उसमें बस्ती का वर्णन नहीं है, बस्ती जो है उसका वर्णन नहीं है, बाकी सभी का नस्य वगैरह इन सब का वर्णन है, नस्य वमन विरेचन इनका, ठीक है। बस्तियों का वर्णन नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, ये मैंने आपसे बात करी ली, जो ऋतुओं का प्रभाव था वही है यहाँ पे। सर्वाधिक वीर्यवान वर्षा ऋतु में, क्यों? पानी से उत्पन्न होता है विष, जल की विष की योनि जल होती है इसलिए। मंद वीर्यवान शरद ऋतु में अगस्त्योदय के कारण, कि अगस्त्य तारे के उदय के कारण क्या होता है, ये जो विष है मंद होता है। कब? शरद ऋतु में। विष का वीर्य मंद होता है शरद ऋतु में। तो इस प्रकार से हमने पहला टॉपिक पूरा कर लिया। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेता हूँ मैं। तो विष की उत्पत्ति, योनि, भेद, प्रभाव के बारे में अपन ने देख लिया, और विष के वेगों के बारे में देख लिया, विष के गुणों के बारे में। 3 टॉपिक अपने आज कवर हो गए। कल विष के 24 उपक्रम हो जाएंगे, वेगानुसार चिकित्सा के बारे में अपन बात कर लेंगे, और विषदाता की पहचान परीक्षा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, सर्प विष का भी वर्णन अपन जल्दी करेंगे। कोशिश करेंगे 3-4 वीडियोस के अंदर अपन ये टॉपिक अच्छे से कवर कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ज़रूर, इसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इससे आपकी टॉक्सिकोलॉजी के कम से कम नहीं ना तो 30 नंबर का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जंगम विष से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सर्प विष जैसे 10 नंबर का तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सर्प वर्णन। मॉडर्न के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे भी आ सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सर्प का वर्णन यहाँ पे है। 2-2 नंबर में कीट, लूता, गिरगिट, ठीक है, गोह, इन सब का जो है वर्णन पूछ लिया जाता है। विष के गुण, ठीक है, विष के पर्याय, विष की उत्पत्ति, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। गर्विष, दूषी विष का वर्णन, यह 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में भी आ जाता है, कई बार केवल गर्विष पूछ लेते हैं, कई बार केवल दूषी विष पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। मैंने कोशिश यही कि आपको पूरी चीज़ कवर कराऊँ, उल्टा एक्स्ट्रा पीजी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बताता जा रहा हूँ। तो आप इसको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पूरी तैयारी करो आप अच्छे से एग्ज़ाम की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।